गुड मॉर्निंग, नमस्कार, हेलो नवभारत में आपका स्वागत है। आपके साथ हूं मैं अमित सिंह। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। आज की तमाम अहम खबरें हम आपको बताएंगे हेलो नवभारत में। आज होने वाली हर अपडेट आपको बताएंगे, रात भर की हर हलचल जानेंगे और बुलेटिन में काबुल ब्लास्ट की हर अपडेट दिखाई जाएगी। लेकिन उसके पहले देखिए खास सेगमेंट 1 मिनट में हर एक खबर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सत्ता परिवर्तन की लड़ाई हर दिन बढ़ती जा रही है। इसी बीच सीएम भूपेश बघेल आज फिर से दिल्ली आ रहे हैं। खबर है कि बघेल समर्थित विधायक भी आज दिल्ली में रहेंगे। अब तक बहुमत विधायक भूपेश बघेल के पक्ष में हैं और इसे दिखाने के लिए सीएम अपने समर्थक विधायकों के साथ दिल्ली पहुंच रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बघेल को पार्टी आला कमान ने दिल्ली आने को कहा है। दूसरी तरफ टीएस सिंहदेव 2.5 साल के फॉर्मूले पर अड़े हुए हैं। वैसे सूत्रों की माने तो इस राजनीतिक संकट को दूर करने के लिए कांग्रेस नेतृत्व ने एक फॉर्मूला तय किया है, जिसके मुताबिक टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाकर संतुष्ट करने की कोशिश की जाएगी। दोनों नेताओं के बीच छत्तीसगढ़ में 2.5 साल बाद सत्ता बदलने को लेकर चल रही लड़ाई पहले ही दिल्ली पहुंच चुकी है, जिसके बाद से ही डैमेज कंट्रोल करने की कोशिशें जारी हैं। इससे पहले मंगलवार को राहुल गांधी के साथ भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की मुलाकात हुई थी। बावजूद इसके कोई समाधान नहीं निकला था। फिलहाल टीएस सिंहदेव भी दिल्ली में हैं और अभी भी वो 2.5 साल के फॉर्मूले पर अड़े हुए हैं। पंजाब कांग्रेस में जारी लड़ाई लगातार बढ़ती ही जा रही है। नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के मामले में सुलह कराने की कोशिश में जुटे हरीश रावत ने अब हाथ खड़े कर दिए हैं। तो दूसरी ओर सीएम अमरिंदर ने एक डिनर का कार्यक्रम रखा था, जिसमें 58 विधायक और 8 सांसद दिखे। ऐसे में फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं कि पंजाब कांग्रेस की लड़ाई कैसे थमेगी और कब थमेगी। इधर सीएम अमरिंदर सिंह के खिलाफ में खड़े विधायक पहले हरीश रावत से मिलने गए थे, जिसके बाद सभी विधायक दिल्ली पहुंच गए। दूसरी तरफ पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत भी दिल्ली पहुंच गए हैं। खबर है कि हरीश रावत आज संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस में जारी विवाद को लेकर दोनों नेताओं के बीच बातचीत होगी। दूसरी तरफ सारे बागी विधायक भी अभी दिल्ली में ही हैं। इधर सिद्धू ने बिजली की कीमतों को लेकर एक बार फिर से सीएम अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा है। सिद्धू ने सीएम के पुराने वीडियो को निकालकर बिजली की बढ़ी हुई कीमत घटाने का वादा याद दिलाया है। पंजाब में पिछले कुछ समय से सिद्धू और कैप्टन के बीच सियासी खींचतान लगातार जारी है। ऐसे में पंजाब को लेकर पार्टी आलाकमान की चिंता भी लगातार बढ़ रही है। मैसूर रेप पर कर्नाटक के गृह मंत्री के बेतुके बयान पर बवाल मचा हुआ है। आम लोगों, विपक्षी दलों के साथ ही खुद सीएम ने भी उनके बयान पर आपत्ति जताई थी। उनके इस्तीफे की भी मांग उठने लगी थी, जिसके बाद अब गृह मंत्री आरका ज्ञानेंद्र ने अपना बयान वापस ले लिया है। एक बार आप भी सुन लीजिए कि आखिर रेप जैसे संवेदनशील मामले पर सूबे की कानून व्यवस्था का जिम्मा संभालने वाले शख्स ने क्या कहा था। ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೋಗಬಾರ್ದಾಗಿ ಯಾರು ಹೋಗಬೇಡಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗೇನು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಗರುಡವಾಹನ ಅದು ಇದು ಅಂತ ತಿರುಗಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ। आरोपियों की गिरफ्तारी के बजाय पीड़िता को दी गई अजीबोगरीब नसीहत पर गृह मंत्री का जमकर विरोध हुआ, तो सफाई देते हुए सीएम बसवराज बोम्मई ने भी बयान को गलत बताया, जिसके बाद आरका ज्ञानेंद्र ने अपना बयान वापस ले लिया है। अब 24 अगस्त को हुए रेप केस की जांच एडीजी रैंक के पुलिस अधिकारी को सौंपी गई है। दुनिया में सीसीटीवी कैमरों की डेंसिटी के मामले में दिल्ली टॉप पर है। जी हाँ, ये बात हम नहीं, फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट कह रही है, जिसके अनुसार देश की राजधानी दिल्ली में प्रति वर्ग मील के हिसाब से सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर तेजी से सीसीटीवी लगवाने के लिए अपने अफसरों और इंजीनियर्स को बधाई दी है। फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली टॉप पर है, जहां एक वर्ग मील में 1826 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। दूसरे नंबर पर लंदन है, यहाँ दिल्ली से कम 1138 सीसीटीवी कैमरे हैं। तीसरे नंबर पर भारत का ही चेन्नई है। अक्सर मुंबई को शंघाई बनाने की बात होती है, वो शंघाई भी दिल्ली से पीछे 7वें नंबर पर है। अमेरिका का न्यूयॉर्क 14वें, जबकि मुंबई सर्विलांस की इस लिस्ट में 18वें नंबर पर है। सीसीटीवी आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा है और पार्टी ने दिल्ली में 15 लाख कैमरे लगवाने का दावा किया था। हालांकि डेडलाइन पर काम पूरा नहीं हुआ, लेकिन महिला सुरक्षा को वजह बताकर लगाए जा रहे सीसीटीवी वाकई इस दिशा में अहम भूमिका निभा रहे हैं।
दिल्ली में अभी स्कूल खुलेंगे या नहीं, इसका फैसला आज हो सकता है। दिल्ली में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक है जिसमें इस पर मंथन होना है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी जिसने चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोले जाने की सिफारिश की थी, जिसके बाद स्कूल खोलने को लेकर आज फैसला किया जाएगा। डीडीएमए ने अपनी सिफारिश में कहा था कि पहले 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को चरणबद्ध तरीके से खोला जाना चाहिए, जिसके बाद धीरे धीरे सभी क्लासेस को खोला जा सकता है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की गठित कमेटी ने सुझाव दिया है कि कोविड-19 संक्रमित मामलों की समीक्षा के बाद प्राइमरी के छात्रों को स्कूल बुलाना चाहिए। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि फिलहाल कक्षा 9 से 12वीं के छात्रों को सितंबर के पहले हफ्ते से 50% क्षमता पर स्कूल बुलाया जा सकता है। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्कूल खोलने की बातों पर कहा था कि दिल्ली सरकार जल्द से जल्द स्कूलों को खोलना चाहती है, लेकिन छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए सभी बातों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। केरल में कोरोना का कहर देश में तीसरी लहर की आशंका बढ़ाने लगा है। केरल में देश के आधे से भी ज्यादा कोरोना के केस सामने आ रहे हैं, जिससे एक्टिव केस भी बढ़ने लगे हैं और पॉजिटिविटी रेट भी। देश में इस वक्त पॉजिटिविटी रेट 2% है, लेकिन केरल में संक्रमण की दर 19% है, यानी देश से करीब 10 गुना ज्यादा। सवाल यह है कि आखिर जिस केरल मॉडल की शुरुआत में तारीफ की जा रही थी, वहाँ कोरोना का महाविस्फोट हुआ क्यों? राज्य सरकार के त्योहारों में दी गई छूट के बाद हालात किस कदर खराब हो गए, उन्हें इन आंकड़ों से समझिए। 21 अगस्त को ओणम था। इससे पहले तक केरल में कोरोना कुछ हद तक कंट्रोल में था, लेकिन ओणम में सरकार ने जो छूट दी उसकी वजह से संक्रमण की तादाद में बेहिसाब इजाफा हो गया। 22 अगस्त को जिस केरल में 10,402 केस थे, उसी केरल में 23 अगस्त को 13,383 मरीज मिले। 24 अगस्त को 24,000 से ज्यादा केस सामने आए, तो 25 अगस्त को पुराने सभी रिकॉर्ड टूट गए, क्योंकि मरीजों की संख्या 31,445 पर पहुंच गई थी। केरल में 22 अगस्त को कोरोना से 66 लोगों की जान गई थी। 23 अगस्त को 90 मरीजों की मौत हुई। 24 अगस्त को मौत का आंकड़ा 173 पर पहुंच गया। 25 अगस्त को 215 पर, यानी केस हो या मौत के आंकड़े हर रोज बेतहाशा बढ़ रहे हैं। जाहिर है केरल के किलर कोरोना मॉडल को रोकना होगा। सरकारों को, सिस्टम को और जनता को जागना होगा, वरना तीसरी लहर को रोक पाना मुश्किल है। टाइम्स नाउ नव भारत के कंसल्टिंग एडिटर सुशांत सिन्हा को प्रतिष्ठित न्यूज मेकर्स अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड उन्हें मुंबई में महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के हाथों दिया गया। I would like to call upon Sushant Sinha from Times Now Now Bharat. टाइम्स नाउ नव भारत के कंसल्टिंग एडिटर सुशांत सिन्हा को यह अवार्ड मीडिया कैटेगरी में दिया गया है। यह अवार्ड 5 कैटेगरी में समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में यह सम्मान भारत रत्न लता मंगेशकर, पद्म विभूषण बाबा साहेब पुरंदरे, पद्म भूषण अन्ना हजारे, श्रीमती उषा नंदकर्णी को दिया गया है। जबकि बेस्ट परफॉर्मर पॉलिटिशियन की कैटेगरी में यह सम्मान श्री देवेंद्र फडणवीस, डॉक्टर नीलम गोहरे सहित 5 लोगों को दिया गया है। न्यूज मेकर्स अचीवर्स अवार्ड न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश के स्तर पर भी बेहद प्रतिष्ठित अवार्ड माना जाता है। और 25 बड़ी खबरों के बाद आपको दिखाते हैं काम की खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महिला कैंडिडेट्स को भी एनडीए परीक्षा में शामिल होने का इंतजार है। इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, लेकिन महिला कैंडिडेट्स के लिए फिर से एप्लीकेशन विंडो खोला जा सकता है। इस परीक्षा का आयोजन साल में 2 बार किया जाता है और इस वक्त कैंडिडेट दूसरे दौर की परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। एनडीए की परीक्षा पास करने के बाद कैडेट्स को 3 साल तक ग्रेजुएशन की पढ़ाई कराई जाती है। इस दौरान उन्हें सैलरी या स्टाइपेंड नहीं मिलता। 3 साल बाद कैडेट्स को 1 साल तक आईएमए या दूसरे संस्थान में ट्रेनिंग करना होता है। इस दौरान कैडेट्स को 56,100 रुपए हर महीने स्टाइपेंड के रूप में दिए जाते हैं। ट्रेनिंग के बाद कैडेट्स को जब सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन दिया जाता है तो उन्हें 10वें पे लेवल के मुताबिक 56,100 रुपए से 1,77,500 रुपए तक सैलरी मिलती है। सैलरी के अलावा पास होने वाले कैडेट्स को सैन्य सेवा वेतन के रूप में 15,500 रुपए की अतिरिक्त राशि और दूसरे कई तरह के भत्ते भी मिलते हैं।
विदेशों में पढ़ाई का ख्वाब देख रहे छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐसे छात्रों को रियायती दर पर लोन देगा। SBI ने ग्लोबल एडवांटेज प्रोग्राम पेश किया है, जिसके तहत विदेशी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के फुल टाइम कोर्सेज के लिए एजुकेशन लोन दिया जाएगा। इसके तहत रेगुलर ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, डॉक्टरेट कोर्स आएंगे। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह आवेदन किया जा सकता है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, यूरोप, जापान, सिंगापुर, हांगकांग और न्यूजीलैंड जैसे देशों की यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में एडमिशन के लिए यह एजुकेशन लोन लिया जा सकता है। छात्रों को एजुकेशन लोन के तौर पर 7 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का कर्ज मिल सकता है। स्टेट बैंक ने एजुकेशन लोन के लिए 8.65% की ब्याज दर निर्धारित की है, जबकि लड़कियों के लिए 0.5% की अतिरिक्त छूट ब्याज दर पर दी जाएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीजी दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पीजी के छात्रों के लिए एक करेक्शन विंडो खोली गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में दाखिले के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स इस विंडो के जरिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। छात्रों के लिए यह सुविधा केवल आज तक के लिए है। दिल्ली यूनिवर्सिटी आज ही ये करेक्शन विंडो बंद कर देगी। फॉर्म में सुधार के लिए छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए ईमेल आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑनलाइन मोड के जरिए DU-PG प्रवेश प्रक्रिया आयोजित कर रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय में पीजी, एमफिल और PhD दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई को शुरू हुआ था। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 21 अगस्त की रात 11:59 पर पूरी हो गई थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस साल पीजी कोर्स की हर सीट के लिए औसतन 9 छात्रों ने आवेदन किया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अलग अलग पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में लगभग 20,000 सीटें हैं, लेकिन इन पाठ्यक्रमों में करीब 1,80,000 छात्रों ने आवेदन किया था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और PhD प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया का आज आखिरी दिन है। इसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी JNU एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को बंद कर देगी। ऐसे में जिन छात्रों ने अभी तक JNU में एंट्रेंस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वो आज किसी भी हाल में JNU EE की ऑफिशियल वेबसाइट jnuexams.nta.ac.in में विजिट करके रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। JNU में इस बार कुल 3016 सीटों के लिए एडमिशन होंगे। इनमें 982 UG, 1583 PG और 451 PhD की सीटें हैं। JNU एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने नोटिस जारी किया था। प्रवेश परीक्षा CBT मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड होगी। एग्जाम 20, 21, 22 और 23 सितंबर को 2 शिफ्ट में होंगे। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक होगी। और अब बात करते हैं बड़ी खबर की। बड़ी खबर जो अफगानिस्तान के काबुल से है। यहां पर एक के बाद एक एयरपोर्ट पर कई बम धमाके हुए, जिससे काबुल दहल गया। जी हां, लेकिन इन धमाकों की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी है। 90 लोगों की मौत की खबर है। 150 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इनमें अमेरिका के 12 मरीन कमांडर्स भी हैं जो मारे गए हैं, जिसको लेकर राष्ट्रपति बाइडेन ने ब्लास्ट करने वाले आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट को घुसकर मारने की चेतावनी दी है। दरअसल कल जिस तरह से शाम से तस्वीरें आना शुरू हुई, उसके बाद में एक के बाद एक कई बम धमाके हुए। 7 बम धमाकों से काबुल दहल गया। काबुल हमले को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया गया। कार बम से हमला किया जा सकता है। ISIS इसको एक बार फिर से टारगेट पर ले सकता है। इसको लेकर एक अलर्ट जारी किया गया है। जी, अमेरिकी एजेंसीज ने यह दावा किया है कि इन तमाम धमाकों के बाद एक बार फिर से हमला हो सकता है और इस बार जो हमले होंगे फिदाइन होंगे। कार में बम प्लांट करके किया जा सकता है, रॉकेट से हमले हो सकते हैं। तो लगातार ब्रिटिश, अमेरिकी और रशियन जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो खुफिया एजेंसियां, उन्होंने ये बात कही है, ये बात साझा की है कि काबुल एयरपोर्ट पर सिर्फ 7 धमाके नहीं होंगे, इसके बाद भी हालात और खराब हो सकते हैं। फिलहाल अपडेट आने तक 90 की मौत, 200 जख्मी। साथ ही साथ लगातार फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन के जो राजदूत हैं लोगों के संपर्क में हैं। इवैक्यूएशन लगातार जारी। We've reached out to the Taliban. We've told them you need to continue to push out the security perimeter. We've identified some roads that we would like for them to close. They've identified that they will be willing to close those roads because we assess the threat of a suicide-borne vehicle threat is high right now. So we want to reduce the possibility of one of those vehicles getting close. और प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ में है। प्रदीप, जिस चीज को लेकर ISIS धमाके को लेकर पहले भी अमेरिका ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया था, कहा था कि ISIS इस तरह की वारदात को अंजाम दे सकता है और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कल कई धमाके हुए और अब ये भी खबर है कि ये धमाके यहीं तक सीमित नहीं है, आगे भी इस तरह के धमाके हो सकते हैं।
बिल्कुल आपने सही कहा था। अमेरिका और बाकी ब्रिटानिया की एजेंसीज ने भी इसमें आशंका जताई थी कि ऐसे धमाके हो सकते हैं, और उन्होंने अपने नागरिकों के लिए ऑलरेडी एक एडवाइजरी इशू करी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप काबुल एयरपोर्ट के पास बिल्कुल ना आए, जब तक आपको बुलाया ना जाए तब तक आप काबुल एयरपोर्ट के गेट पर ना रहें। लेकिन वहां पे कई अफगान रिफ्यूजी थे जिनके पास ना पासपोर्ट था ना उनके पास वीजा था, लेकिन उनकी डेस्परेशन इतनी ज्यादा थी कि वो हजारों की तादाद में काबुल एयरपोर्ट के बाहर खड़े थे। और जब ये कल हमला होता है कि पहले ब्लास्ट होता है अवे गेट के पास, उसके बाद दूसरा ब्लास्ट होता है होटल के पास, मतलब जो कि कुछ मीटर की दूरी पर है, और आप खुद देख सकेंगे कितने हालात वहां पे खराब हो जाते हैं। एक डेस्परेशन का सीन जो है हॉरर में तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से कई नागरिक मारे जाते हैं और यूएस के 13 कमांडो भी मारे जाते हैं। इसके बाद से अब देखिए पूरे देश में हलचल सी मच गई है। आज बाइडेन को मिलना था इजराइल के प्रधानमंत्री से, उन्होंने अपनी मीटिंग स्थगित कर दी है। उसी तरह से एंगेला मर्केल जो कि चांसलर हैं जर्मनी की, उन्हें इजराइल जाना था, उन्होंने अपना दौरा स्थगित कर दिया है। तो इस वक्त जो बाइडेन का बयान आया है कि हम आईसिस के जो खुरासान के आतंकवादी हैं जो इस हमले के पीछे मुलविस है, हम उन्हें बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं। एक बात और है, अभी लगभग पिछले एक हफ्ते से ब्रिटेन ने, अमेरिका ने और तमाम जो बाकी मुल्क हैं उनकी एजेंसीज ने ये बात लगातार कही कि हो सकता है कि काबुल एयरपोर्ट पर बड़ा आतंकी हमला हो सके। जब ये जानकारी थी, इस तरह के इनपुट्स थे, तो क्यों वहां भीड़ लगाई गई, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए, किसकी लापरवाही है ये? देखिए, जो अंदर की अगर एयरपोर्ट की बात करें तो उसका सुरक्षा का इंतजाम जो था वो नेटो फोर्सेस और अमेरिकी फोर्सेस देख रहे थे। जहां तक बाहर की हम बात करें तो बाहर के जो सुरक्षा का जो था वो तालिबान देख रहे थे। तो परेशानी ये हो रही थी कि वो तालिबान वो क्यों तालिबान को मतलब इतना ध्यान दे रहे थे, तालिबान पे क्यों इतना भरोसा कर रहे थे। ये सवाल पूछा गया, जो बाइडेन से ये सवाल पूछा गया कि आप तालिबान पे इतना भरोसा क्यों कर रहे थे कि बाहर की सुरक्षा के इंतजाम उन पे रखे थे। वो कह रहे थे कि हालात को देखते हुए हमने सोचा कि उनके इंटरेस्ट में भी होगा, क्योंकि वो सोच नहीं पा सकते थे कि ऐसा हो सकता है कि तालिबान कहीं रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। वजह देखिए तालिबान कैसे रिस्पॉन्सिबल है। अगर पिछले दिनों से देखेंगे, जब से तालिबान ने कब्जा किया उसके बाद से कई जेलों के गेट खोल दिए गए जिसमें आईसिस और अलकायदा के आतंकवादी थे। उन्होंने उन आईसिस और अलकायदा के आतंकवादियों को जाने दिया, और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि आईसिस को एक बल मिला, एक ताकत मिली। बिल्कुल प्रदीप, और यही बहुत बड़ा सवाल भी है कि जब अगर अलर्ट था, अगर इस तरह के इनपुट्स थे, तो उसके बावजूद इस तरह की परिस्थिति कैसे बनी? क्योंकि अगर काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा की बात करें तो वो अमेरिका के कंट्रोल में, अमेरिकी सैनिकों के कंट्रोल में था। जानकारी के लिए प्रदीप आपका शुक्रिया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने काबुल धमाके को लेकर आईसिस को सीधी चेतावनी दे दी है। बाइडेन ने सीधा कहा कि हम ना भूलेंगे और ना ही छोड़ेंगे। बाइडेन ने कहा कि इस्लामिक स्टेट को ढूंढकर इसका बदला लिया जाएगा। To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. We will not be deterred by terrorists. We will not let them stop our mission. We will continue the evacuation. I've also ordered my commanders to develop operational plans to strike ISIS-K assets, leadership, and facilities. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in a moment of our choosing. Here's what you need to know. These ISIS terrorists will not win. We will rescue the Americans who are there. We will get our Afghan allies out, and our mission will go on. America will not be intimidated. तो सुना आपने जो बाइडेन, उनका कहना है कि आईसिस को सफल नहीं होने देंगे, ना भूलेंगे और ना भूलने देंगे। इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। काबुल में आईसिस के हमले के बाद ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या अब अमेरिका अफगानिस्तान में और सैनिकों को उतारेगा। इस बात का जवाब भी बाइडेन ने अपने बयान में, उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर से लौटेंगे और तालिबान के खिलाफ जंग करेंगे। I've instructed the military, whatever they need, if they need additional force, I will grant it. But the military, from the chairman of the Joint Chiefs, the commanders in the field, have all contacted me one way or another, usually by letter, saying they subscribe to the mission as designed.
to get as many people out as we can within the time frame that is allotted. जो बाइडेन ने यह भी साफ कर दिया है कि वो अफगानिस्तान से अमेरिकी नागरिकों को निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखेंगे। साथ ही अपने संबोधन में बाइडेन ने कहा कि बहुत बड़ी बात हुई है, बड़ी घटना है, इसको उसी तरीके से देखा और समझा भी जाएगा। For the way that things have unfolded in the last 2 weeks. I bear responsibility for fundamentally all that's happened of late. But here's the deal. You know, I wish you'd one day say these things. You know as well as I do that the former president made a deal with the Taliban that he would get all American forces out of Afghanistan by May 1. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी इस पूरे हमले पर चिंता जाहिर करते हुए निंदा की है और बर्बर आतंकी हमला बताते हुए कहा कि हम यूएस आर्मी के जवानों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और जो मारे गए जवान हैं वो सबसे वीर थे, उनकी वजह से ही अमेरिका सुरक्षित है। I can confirm that there's been a barbaric terrorist attack, what looks like a series of attacks in Kabul on the airport, of the crowds at the airport, in which members of the US military very sadly have lost their lives, and many Afghan casualties as well. And we extend our condolences both to the United States of America and to the people of Afghanistan. तो निंदा की है और चिंता भी जाहिर की है, क्योंकि जिस तरह से अभी 7 धमाकों की खबर है, ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में इसी तरह की और आतंकी वारदातें आईएसआईएस अंजाम दे सकता है, और जिसको लेकर अब पूरी दुनिया चिंता में है। क्योंकि इस समय हमने देखा है अमित, एयरपोर्ट के बाहर कैसे लोग बस निकलने को आतुर नजर आते हैं, और यही वजह है कि बहुत बड़ी संख्या, हजारों की संख्या में लोग यहाँ एयरपोर्ट पर मौजूद थे। और आपको सुनाते हैं कि इस तमाम हमले पर अफगानी लोगों का क्या कुछ कहना है, उनके रिएक्शन सुनिए। मेरी आवाज़ यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशंस और दूसरे मीडियाज़ को पहुंचे। मेरा कहना इनसे यही है कि जल्द से जल्द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस उनके लिए भेजे। जो लोग एयरपोर्ट काबुल में वेट कर रहे थे और चाहते थे अफगानिस्तान से बाहर निकले, उनको सबको उधर से निकाल दीजिए। बहुत ज़्यादा लोग मर गए, बहुत बच्चे मर गए हैं। ऐसे हालात कभी भी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा था, जो आज पहली बार देख रहे। इतना भीड़ ज़्यादा था, इतना भीड़ ज़्यादा है मत पूछो। बिल्कुल सब लोग अभी इतना टेंशन में है। इंडिया में जो अफगान लोग रह रहे हैं तो उनका क्या हालात हो रहे हैं, जो वो लोग वहाँ फैमिली हमारे वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे है, बहुत ज़्यादा सबको टेंशन है यहाँ पर। इतने बच्चे मरे हुए, इतने लोग मरे हैं कि हद से ज़्यादा। ये जो पहले हालात चल रहे थे, उस हालात से अभी हालात के देख रहे हैं, उससे बुरा हालात को भी कभी भी नहीं देखा, और आज से कोई ऐसे बुरा हालात नहीं देखा था, कभी भी नहीं हुआ था। और यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 100 खबरें फटाफट अंदाज में। साथ रहिए, जल्द लौटते हैं। और फटाफट 100 खबरों के बाद रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। अमेरिका ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों ने काबुल धमाके पर दोनों देशों के मंत्रियों ने बातचीत की है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई है। जी और बड़ी खबर यह भी है कि जानकारी यह है कि मौजूदा हालात पर मिलकर काम करने की बात कही गई है। जिस तरह से एक के बाद एक कई धमाके अफगानिस्तान में देखने को मिले, काबुल में जो धमाके हुए, 7 धमाकों में कई लोगों की जान गई है, कई लोग जख्मी हैं, और इसको लेकर अब पूरी दुनिया में आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। अमेरिका और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों ने इस पर बातचीत की। आगे की रणनीति पर साथ में काम करने को लेकर बात कही गई। सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष तौर से बात कही गई, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में भी और भी धमाकों का अलर्ट जारी किया गया है। अफगानिस्तान हर नए दिन के साथ मुश्किलों में घिर रहा है। काबुल एयरपोर्ट के पास हुए कई धमाकों को लेकर पूरी दुनिया ने चिंता जताई है। साथ ही ज्यादातर देशों ने कहा है कि दुनिया को आतंक के खिलाफ एक होना पड़ेगा। भारत से लेकर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन समेत कई देशों ने कड़ी निंदा की है। तो अमेरिका ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि इस मामले में शामिल लोगों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा।
To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. बाइडेन यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ना तो हम डरने वाले हैं और ना ही अपने मिशन को रोकने वाले हैं। चेतावनी के साथ बाइडेन ने कहा कि हम अपने तय किए समय, जगह और सहूलियत के हिसाब से हमला करेंगे। We will not be deterred by terrorists. We will not let them stop our mission. We will continue the evacuation. I've also ordered my commanders to develop operational plans to strike ISIS-K assets, leadership, and facilities. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in a moment of our choosing. Here's what you need to know. These ISIS terrorists will not win. We will rescue the Americans who are there. We will get our Afghan allies out. And our mission will go on. America will not be intimidated. काबुल हमले के बाद बाइडेन ने व्हाइट हाउस से कहा कि अफगानिस्तान में अगर और जवानों को भेजना होगा तो अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। हमारी कोशिश है कि अफगानिस्तान में मुश्किल में फंसे लोगों को किसी तरह से बाहर निकाला जाए। I've instructed the military, whatever they need, if they need additional force, I will grant it. But the military, from the chairman of the Joint Chiefs, the commanders in the field, have all contacted me one way or another, usually by letter, saying they subscribe to the mission as designed to get as many people out as we can within the time frame that is allotted. सिर्फ अमेरिका ही नहीं, काबुल हमले को लेकर भारत ने भी कड़ी निंदा की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि काबुल में हुए धमाके ने फिर बताया कि आतंक के खिलाफ दुनिया को साथ आने की जरूरत है। फ्रांस ने तो काबुल धमाके के बाद बड़ा एक्शन लिया है और अपने राजदूत को बुलाने का फैसला किया है। फ्रांस ने साफ तौर पर कहा कि उनके राजदूत अब पेरिस से ही काम करेंगे। इधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि मुश्किल में फंसे अफगानियों की रक्षा के लिए समय के साथ अपनी कार्रवाई को तेज करेंगे। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने इसे लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने लिखा कि काबुल में जो हुआ वो मानवता के खिलाफ है और अफगानिस्तान के लोगों पर हमला है। मेरा प्यारा देश जल्द ही बेहतर होगा। तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह ने हमले के बाद ट्वीट किया कि काबुल में फिलहाल लोगों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन एयरपोर्ट के पास जो हुआ उसके लिए सुरक्षा में तैनात अमेरिकी सेना जिम्मेदार है। हमले के बाद दुख जताते हुए पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया, पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ है, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए धमाके के कुछ घंटे बाद इसकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन ISIS ने ली है। काबुल एयरपोर्ट के बाहर से कुछ दिन पहले ISIS के 4 आतंकियों को पकड़ा गया था। इससे पहले ब्रिटेन और अमेरिका ने अफगानिस्तान में आतंकी हमले की आशंका जताई थी। फिलहाल काबुल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।